third video, we have discussed the mathematical meaning of entropy. एंड एक्चुअली हम अगर देखा जाए तो हमने अभी तक केवल एंट्रोपी नहीं एंट्रोपी चेंज की बात की है और थोड़ा बहुत हमने देखा है कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा तो उसमें एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी कि एंट्रोपी का एक्चुअल फिजिकल मतलब क्या होता है सर. ठीक है. और अगर मुझे एंट्रोपी का फिजिकल मतलब समझना है तो मैं किस तरीके से बता सकता हूं उसको हमें ध्यान से देना है. देखो, फिजिकली अगर समझा जाए तो जनरली हम लोग बोलते हैं क्या कि एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम. यानी अगर कोई सिस्टम है सर, उस सिस्टम में उस सिस्टम का रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस कैसा है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उस सिस्टम का एंट्रोपी कितना होगा. ठीक है. लेकिन हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है सर कि ds इज इक्वल टू dq बाई टी, और इसी को हमने बोला था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस. ठीक है. अब ध्यान से देखो, यानी कि हम dq बाई टी जो निकाल रहे हैं दैट इज योर ds. ds का मतलब क्या है? ds इज नॉट योर एंट्रोपी, इट्स योर एंट्रोपी चेंज. यानी कि अभी तक हमने जो निकाला सर वो क्या है? एंट्रोपी का चेंज है. अब ध्यान से हमें डिस्कस करना है एंट्रोपी चेंज का मतलब. मैं ऐसा बोल रहा हूं सर, सपोज कि एंट्रोपी चेंज मुझे अगर डिफाइन करना है फिजिकली तो मुझे समझना इस तरीके से ये कि सर द मेजर ऑफ चेंज ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम. मतलब सर, मान लो कि एक छोटा सा बहुत प्यारा सा एग्जांपल है. मान लो मैं बात करता हूँ लाइब्रेरी का. ठीक है. और मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ पढ़ने के लिए. मैं मॉर्निंग में जाता हूँ तो देखता हूँ कि सारी बुक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से रखी हुई हैं. यानी जो जिस सेक्शन की बुक है उस सेक्शन में अच्छे तरीके से बुक्स रखा हुआ है. यानी कि मैं ये देख रहा हूँ कि उस टाइम में अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ सर तो मॉर्निंग के टाइम पे जो बुक्स का रैंडमनेस है वो बिल्कुल कम है. यानी कि बुक अपने सेल्फ में रखा हुआ है. मैकेनिकल वाले सेल्फ में मैकेनिकल की बुक रखी हुई है, सिविल वाले सेल्फ में सिविल वाली बुक की रखी हुई है. यानी कि इवन मैकेनिकल के भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन एरिया, यानी कि जो थर्मल का है तो उसमें थर्मल की बुक रखी हुई है. सब कुछ इस तरीके से अरेंज है. और सब कुछ अगर इस तरीके से अरेंज है तो मैं क्या बोलता हूं कि मॉर्निंग के टाइम पे एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस, किसका? बुक्स का रैंडमनेस जो था वो कम है. लेकिन मैं अगर ये शाम को जा रहा हूं सर, मैं लाइब्रेरी में शाम को जा रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि सारे के सारे जो बुक्स हैं, यानी कि सिविल वाले बुक्स को मैकेनिकल में डाला हुआ है. कोई बुक्स सेल्फ सेल्फ में ना हो के टेबल पे पड़ी हुई है. यानी कि पूरे लाइब्रेरी में मैं देख रहा हूँ कि जो बुक्स है वो बिल्कुल रैंडमली, यानी कि उनका डिसऑर्डर है, कोई ऑर्डर ही नहीं है, बिल्कुल डिसऑर्डर तरीके से रखी हुई है. यानी कि वो बिल्कुल उसका रैंडमनेस बहुत बढ़ गया है. तो मैं बोलूंगा सर कि जो स्टार्टिंग में नहीं था डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, वहां से जो शाम को मैंने देखा जो इतना डिसऑर्डर हो गया, जो रैंडम हो गया, उसी का मेजरमेंट हमारा एंट्रोपी चेंज है. यानी सर एंट्रोपी चेंज का मतलब है द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ द मॉलिक्यूल्स. मैं क्या बोल रहा हूं? द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ द मॉलिक्यूल. यानी किसी सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस हो रहा है या कितना रैंडमनेस हो रहा है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस है, उसी का मेजरमेंट हमारा एंट्रोपी चेंज है. क्लियर सर? तो अगर मुझे कोई बोलता है कि बताओ फिजिकल मीनिंग क्या है एंट्रोपी चेंज का, देन वी कैन टेल दिस कि सर एंट्रोपी चेंज का मतलब ये है. लेकिन सर हमें एक्चुअल एंट्रोपी जानना है तो एक्चुअल एंट्रोपी का मतलब होता है सिंपली एक्चुअल एंट्रोपी, यानी केवल मैं एस की बात करूंगा तो एस को समझने के लिए मैं जो अभी तक हम केवल और केवल डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक ला, यानी कि हमने माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लेकर डिस्कस कर रहे हैं अभी तक हम. और जब जब तक हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच डिस्कस करेंगे सर तब तक हम एंट्रोपी चेंज तो बता सकते हैं लेकिन एब्सोल्यूट मीनिंग ऑफ एंट्रोपी वी कांट टेल. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसी में बहुत बड़ा डिबेट हुआ था जब क्लॉसियस ने बताया था कि एंट्रोपी चेंज ds इक्वल टू dq बाई टी. इन्होंने ये क्लॉसियस ने बताया था तो लोगों ने बोला कि सर आप तो एंट्रोपी चेंज बता दिए, अब मुझे बताओ कि एग्जैक्टली एंट्रोपी क्या चीज है. तो उसको समझने के लिए बड़ा प्रॉब्लम हुआ. किसको? क्लॉसियस को प्रॉब्लम हुआ. फिर क्लॉसियस ने लास्ट में बोल दिया कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं है समझना कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होता है. फिर उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग वाली क्लास में, इनिशियल वाली इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि उसके बाद एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुडविग बोल्ट्जमैन. बोल्ट्जमैन आए और बोल्ट्जमैन ने बोला कि अगर आपको एंट्रोपी समझना है तो एंट्रोपी मैं समझा सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज एज्यूम करना पड़ेगा, आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा.
यानी कि जो गैसेज है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। इस कॉन्सेप्ट को, इस एजम्पशंस को, इस मतलब फिनोमिना को आपको समझना पड़ेगा। इसको अगर आप एज्यूम करते हो, मानते हो, समझते हो, तभी आप बता सकते हो कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। आई बात समझ में? लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये चीज मानी नहीं गई थी, तो क्योंकि उस टाइम तक जब ये बात हो रही थी, ये जो बात हुई थी, ये 1956 की बात चल रही थी। तो जब 1906 में समझाया, जब 1906 में बोल्ट्जमैन ने समझाया कि देखो साहब, जो आपका एंट्रोपी है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, वो आप क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स से नहीं, मैक्रोस्कोपिक से नहीं आप समझ सकते हो। उसको समझने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, यानी कि उसको आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या है। ठीक है? क्योंकि हमने बताया कि हमने, आपको याद होगा, हमने अपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन हमने बताया हुआ है, उसमें हमने डिफाइन किया हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जो है, उसको हम बोलते हैं, उसको डायरेक्शनल लॉ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बताया कि एनर्जी का ट्रांसफर होगा, लेकिन किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है इजीली, और किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर इजीली नहीं हो सकता है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाया। लेकिन अगर मैं बात करूंगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो मैं बोलूंगा सर कि किस पर्टिकुलर एनर्जी से किस एनर्जी में ट्रांसफर इजीली हो सकता है और किससे किससे नहीं हो सकता है, यानी कि एक्चुअल में किस डायरेक्शन में एंट्रोपी, सॉरी किस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वो हमारा बताया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन कैसे? विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी। मैंने बताया था, आपको याद हो कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस या कोई भी चीज अगर हो रही है या कोई भी प्रोसेस हो रहा है, वो हम कैसे बता सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डस्टर, अगर मेरा इनिशियल कंडीशन है, डस्टर को मैं छोड़ता हूं तो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, ये हम बता सकते हैं, लेकिन कब? विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो आइए डिस्कस करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। लेकिन अभी हमने सिंपल डिस्कस किया फिजिकल मीनिंग का मतलब क्या। तो फिजिकल मीनिंग, अगर मुझे एंट्रोपी चेंज की बात करें फिजिकल मीनिंग में, तो मैं बोलूंगा सर कि फिजिकल मीनिंग यानी कि एंट्रोपी चेंज का मुझे फिजिकल मीनिंग बताना है, तो मैं बोलूंगा सर द measure of randomness or disorderness of the molecules of the system will be your entropy change। ठीक है? अब हमें जानना है कि नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। अगर मैं यूनिवर्स की बात करता हूं तो क्या होगा, तो हम नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर मैं ले रहा हूं कि एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, यानी कि मुझे क्या निकालना है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कितना होगा। अभी एब्सोल्यूट एंट्रोपी को एग्जैक्टली हमने नहीं डिस्कस किया, वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स की मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा सर कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स का मतलब मैं ये बोल रहा हूं सर कि देखो ध्यान से, अगर मुझे पता है कि यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है सर? यूनिवर्स अगर मैंने ले लिया, अगर मैंने सिस्टम, ये सिस्टम जो मेरा है, इस सिस्टम को यूनिवर्स लिया है, तो यूनिवर्स का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स का मतलब क्या है सर? ये सब कुछ, इसके ऊपर बाहर कुछ है नहीं, यानी कि यूनिवर्स बोलो या आइसोलेटेड बोलो, बात एक ही है। क्यों? अगर इसके बाहर कुछ नहीं है तो ना तो मास ट्रांसफर हो सकता है, ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। तो मैं अगर यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूंगा, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि सर मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों इसमें नहीं होने वाला है, ना तो मास ट्रांसफर होने वाला है, ना ही एनर्जी ट्रांसफर होने वाला है। और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होने वाला मतलब क्या? एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है? ये एनर्जी है, ये नहीं है। एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है हमने देखा हुआ है, या तो क्यू होगा या फिर डब्ल्यू होगा सर। और हमने क्या बताया कि हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा और वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा। यानी कि जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा सर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो टोटल डीएस होगा, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो डीएस होता है सर इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होता है? डीक्यू बाई टी। आई बस समझ में? लेकिन ये डीएस क्या है? दिस इज फॉर यूनिवर्स। ठीक है ना? मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं, अगर मेरा टोटल, मैं इसको लेके चल रहा हूं, ये मेरा यूनिवर्स है, अगर अगर ये मेरा यूनिवर्स है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? यूनिवर्स का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो अगर मैं इसको बोलता हूं सर कि डेल डीएस यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इसको कि डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, अब ये यूनिवर्स ले लिया हूं, तो यूनिवर्स में डी क्यू तो मुझे पता है 0 होगा, तो ये टोटल इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। यानी कि मैं यहां से बोलूंगा सर कि एक्चुअल में यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि केवल वही प्रोसेस पॉसिबल है, केवल वही प्रोसेस पॉसिबल है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का कंबाइन करके अगर मैं एंट्रोपी चेंज निकालूं तो इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा।
आई बात समझ में? यानी कि इज इक्वल टू कब होने वाला है? जब प्रोसेस रिवर्सिबल होने वाला है। ग्रेटर देन कब होने वाला है? जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होना है। यानी कि यूनिवर्स में वही प्रोसेस पॉसिबल है जिसका टोटल एंट्रोपी चेंज, यानी कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग, ये दोनों का जो समीशन है सर, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कभी कम नहीं हो सकता। और इसी को माय डियर हम बोलते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल। यानी इंक्रीज इन, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल। इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल। यानी कि इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल ये बोलता है माय डियर कि एक्चुअल में यूनिवर्स में वो सारे प्रोसेसेस पॉसिबल है जिसमें पूरे यूनिवर्स का, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज या तो बढ़ेगा या तो इक्वल होगा। रिवर्सिबल में इक्वल हो सकता है, या अगर मैं एक्चुअल प्रोसेस की बात करूं तो मुझे पता है एक्चुअल या प्रैक्टिकल प्रोसेस की बात करूं तो वो इरिवर्सिबल होगा। और एक्चुअल की बात करूं या प्रैक्टिकल की बात करूं तो जो भी एक्चुअली प्रोसेस होगा यूनिवर्स में सर, वो सारे के सारे प्रोसेसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगा सिस्टम और सराउंडिंग का, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं सर, देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि डीएस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है कि एस फाइनल माइनस एस इनिशियल इज ग्रेटर देन जीरो। यानी कि एस फाइनल एस इनिशियल, मतलब कि बोलूंगा कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होगी, फाइनल एंट्रोपी, हमेशा वो बढ़ती जाएगी। और इसी को मैंने क्या बोला? इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल। ओके ओके। सो माय डियर, अभी तक हमने एंट्रोपी का मैथमेटिकल मतलब डिस्कस किया और एंट्रोपी का थोड़ा सा फिजिकल मतलब डिस्कस किया, लेकिन अब देखा जाए तो हमने एक्चुअल एंट्रोपी नहीं, हमने केवल एंट्रोपी चेंज की बात की, ठीक है? और हमने एंट्रोपी चेंज की बात की, और हम किस तरीके से किए, अगर मैं टोटल आपको दिखाऊं एंट्रोपी चेंज की बात करने जाऊं तो मैं बोलूंगा कि अगर मान लो सर मेरे पास एक सिस्टम है, ध्यान से देखो, इस सिस्टम है, ठीक है? ये मेरा अगर सिस्टम है, तो इस सिस्टम में अगर मुझे पूरे सिस्टम का कुछ एंट्रोपी चेंज निकालना है तो मैं कुछ इस तरीके से बोल सकता हूं कि सर जो ये टोटल एंट्रोपी चेंज है ना, डीएस, जो एंट्रोपी चेंज है, दैट विल बी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। यानी ऐसा भी हो सकता है सर कि ये कुछ एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से एंट्रोपी चेंज हो, या ऐसा भी हो सकता है सर कि कुछ इसके अंदर चेंजेस, डिसऑर्डर है सारा, उसकी उसकी वजह से एंट्रोपी चेंज हो जाए। हमने जो पढ़ा है ना सर कि डीएस, हमने जो पढ़ा है कि डीएस इज इक्वल टू डीक्यू, यानी कि जो बाहर से अंदर सिस्टम में आ सकता है, जा सकता है, वो या तो हीट होगा या फिर डब्ल्यू होगा, वर्क होगा। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जो मेरा एंट्रोपी चेंज है वो वर्क ट्रांसफर से एसोसिएटेड नहीं है, वो जो मेरा एंट्रोपी चेंज है वो हीट ट्रांसफर से एसोसिएटेड है। यानी कि मैं बोलूंगा सर जो एक्सटर्नली होगा दैट विल बी इज इक्वल टू dq बाई टी। अगर मुझे इंटरनली की बात करना है सर, ठीक है ना, मैं अगर एंट्रोपी चेंज की बात कर रहा हूं और अगर मैं इंटरनल की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो इंटरनल होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? जो इंटरनल, मतलब कि ये बोल रहा हूं मैं इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि कुछ इसके अंदर चेंज हुआ। तो मैंने क्या बोला कि एक सिस्टम, अगर कोई सिस्टम है तो सिस्टम में या तो कुछ जा सकता है या बाहर जा सकता है। अगर अंदर जा रहा हो या बाहर जा रहा हो, उसमें या तो डीक्यू हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अगर डीक्यू है तो उसकी वजह से एंट्रोपी चेंज होगा, उसकी वैल्यू डीक्यू बाई टी होगी। और एक होगा इसके अंदर, इसके इंटरनल, यानी कि इंटरनली कुछ चेंज हो रहा होगा, उसको हम बोलेंगे इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। और ध्यान से देखो, हमने इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को ही हमने क्या डिफाइन किया था? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को हमने डिफाइन किया था एंट्रोपी जनरेशन। यानी कि अगर मुझे सिंपल कभी एंट्रोपी चेंज निकालना हो तो मैं बोलूंगा सर जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो किसके इक्वल होने वाला है? जो मेरा टोटल एंट्रोपी चेंज है वो एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करूं तो dq बाई टी प्लस हमारा एंट्रोपी जनरेशन, इसी की बात करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर मुझे कोई भी सिस्टम दिया है, सिस्टम में कुछ चेंज दिया है और सिस्टम से बाहर कुछ कर दिया है और पूछता है कि एंट्रोपी चेंज बताओ, तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन वी कैन टेल द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब मैंने आपको बोला कि, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि dq की वजह से डायरेक्टली एंट्रोपी चेंज हो रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब मैंने आपको बताया था कि एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि the main aim of thermodynamics is to convert disorganized form of energy, यानी कि heat into organized form of energy, यानी कि work। तो उसी को हम, वही हमारा इन एन एफिशिएंट मैनर, वही हमारा क्या था? एम था।
और मैंने आपको बताया था कि लेटर वी विल डिस्कस कि व्हाई हीट इज नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड व्हाई वर्क इज नोन एज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मैं बोलूं कि हीट, तो ध्यान से देखो, अगर कोई भी सिस्टम है, यहां पे हम देखते हैं, अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इस सिस्टम में मैं कुछ सप्लाई कर रहा हूं, सप्लाई मतलब कि मैं डीक्यू सप्लाई कर रहा हूं सर, तो जब डीक्यू सप्लाई करूंगा तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका रैंडमनेस बढ़ जाएगा, उसका उसका रैंडमनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या, रैंडमनेस। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे बढ़ जाएगा, तो ध्यान दो, मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई भी सिस्टम की बात कर रहा हूं सर मैं, अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और कोई भी गैसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे एक चीज पता है क्या, कि जो भी गैसेस है, गैसेस बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, गैसेस बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और अगर हमसे कोई पूछता है कि टेम्परेचर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर हमारा जो है सर वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस नहीं है। एक्चुअल में टेम्परेचर मुझे समझाना है किसी को, तो मैं बोलूंगा कि सर कोई भी, मान लो ये मेरा रूम है, इस रूम के अंदर जो गैस है, तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं सर, ये मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है ना, मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, मॉलिक्यूल रुका हुआ नहीं, मॉलिक्यूल मूव करता ही रहेगा। यानी कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। तो जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि जो मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है, वही टेम्परेचर है। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई सिस्टम में गैस है, उस गैस का मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर, उस गैस का कोई टेम्परेचर है, मतलब कि वो टेम्परेचर ये बता रहा है कि उस गैस का जो मॉलिक्यूल्स है उसका मूवमेंट कैसा है। अगर वो मूव बहुत तेजी से कर रहा है सर, तो मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज योर टेम्परेचर। अगर मुझे टेम्परेचर डिफाइन करना हो सर, तो मैं यहां से क्या बोलूंगा कि जो टेम्परेचर होता है सर, वो क्या है, वो टेम्परेचर मेरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स का मेजरमेंट, इसी का मेजरमेंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोल रहा हूं किसी सिस्टम में मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो अगर सिस्टम में मैं हीट सप्लाई करूंगा, तो जनरली मुझे पता है सर कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा सर, तो मुझे एक चीज पता है कि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, उस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो गैस का मॉलिक्यूल्स है, उसका मूवमेंट बहुत तेज हो जाएगा, यानी उसका जो डिसऑर्डरनेस है, जो उसका रैंडमनेस है, वो बहुत तेज हो जाएगा। और इसलिए हम बोलेंगे कि जो मेरा हीट है, हीट क्या है, हीट विल बी योर डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों मैंने बोला हीट को डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि सर मैंने देखा, अगर मैं किसी सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है सर, टेम्परेचर चेंज होने के बाद की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस बढ़ जा रहा है। इसलिए मैंने बोला कि हीट विल बी योर डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन मैंने वर्क को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोला सर, क्योंकि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मान लो अगर मेरे पास ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, कि अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स है, सारा का सारा गैस का मॉलिक्यूल्स है, और मैं बोल रहा हूं सर कि यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया। ध्यान से देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर जो गैस है, ये गैस का मॉलिक्यूल्स है, और गैस का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, और जब गैस का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है मूव करेंगे, सिंपल सी बात है। और जब गैस का मॉलिक्यूल मूव करेगा सर, तो मुझे एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं वर्क दे रहा हूं सिस्टम पे, तो जैसे वर्क दूंगा इस तरीके से बिल्कुल, तो मैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि तुम इधर जाओ, मैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा हूं, एक ऑर्डर दे रहा हूं, एक वे दे रहा हूं, इसी वे में जाना है, इसी डायरेक्शन में जाना है, इसी ऑर्डर में जाना है। यानी कि अगर मैं किसी सिस्टम पे वर्क सप्लाई कर रहा हूं सर, तो मैं उसका ऑर्डरनेस बढ़ा रहा हूं, यानी मैं उसको उसमें उसके डिसऑर्डरनेस में, उसके ऑर्डर में जो ऑर्डर था, जो रैंडमनेस था, उसमें कोई चेंज मैं नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो मेरा वर्क होगा, वर्क विल बी योर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्या होगा, वर्क विल बी योर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट जो होगा आपका, हीट क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है,
तो हमने क्या डिस्कस किया, अगर दोनों को देखा जाए तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारा वर्क होगा वो ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा और जो हीट होगा वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। क्लियर? तो क्यों होता है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। सो हमने फिर अगेन डिस्कस किया कि why heat is disorganized form of energy and work is organized form of energy, और हमने अभी तक काफी कुछ डिस्कस कर लिया एंट्रोपी चेंज के बारे में और एंट्रोपी के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, और आई थिंक इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, हमने अभी तक ये डिस्कस किया है कि जो एंट्रोपी है वो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। यानी जब किसी सिस्टम में डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस कम होगा तो उस सिस्टम का एंट्रोपी कम होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट क्या है कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एंट्रोपी विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो डिस्कस किया कि सर अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम में जो हमारा जनरली इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिसऑर्डरनेस जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एंट्रोपी विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? तो ध्यान से देखो माय डियर, हम जो निकालते हैं, आप जो निकालते हो कि ds इज इक्वल टू dq बाई टी, वो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो वो मैक्सिमम नहीं है, एंट्रोपी चेंज मैक्सिमम नहीं है। ये बोल रहा है कि एंट्रोपी विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि केवल s की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। कब? x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है कब? फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं सर, तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। अब हम देखते हैं कैसे, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि एंट्रोपी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। तो मैं एक चीज बोलता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा सर, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब आप एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में समझ पाओगे तो आप नेचर को रिलेट कर सकते हो, आप नेचर को समझ सकते हो कि नेचर किस तरीके से क्या चाहता है, नेचर किस तरीके से कोई भी प्रोसेस करता है, या नेचर का मतलब क्या, नेचर क्या करना चाहता है अपना कुछ, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि सर अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करो, आप डाइस ले लो, 2 डाइस ले लिया आपने, एक छोटा सा सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और डाइस लेकर मैं बोलता हूँ कि एक काम करो सर, डाइस, दोनों डाइस को फेंको, और डाइस को फेंक के मुझे बताओ कि दोनों डाइस का समीशन कितना आएगा। मैंने क्या बोला कि 2 डाइस लो, 2 डाइस को फेंको, डाइस को मतलब पता है ना कि 1 2 3 4 5 6 तक आता है, और जो आपने लूडो में खेले होंगे छोटे छोटे से होते हैं 1 2 से लेकर 6 तक, वैसा वाले। तो 2 डाइस लिया और दोनों डाइस को फेंका आपने, और दोनों डाइस को फेंकने के बाद आपको ये बताना है कि कितना आया। दोनों डाइस को फेंकने के बाद आपको बताना है क्या, कि कितना आया। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर मुझे कोई पूछे कि सर अभी हमने डिस्कस किया था कि ds इज इक्वल टू dq बाई टी, कैसे उसमें क्या क्या सारा मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं तो फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन एंट्रोपी विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब वो हमें समझना है, यानी कि मैंने आपको बताया किस तरीके से समझ सकते हो कि ये कंडीशन हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि सर मान लो मैंने डाइस लिया, 2 डाइस लिया, और दोनों डाइस को अगर मैं फेंक रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि दोनों डाइस का समीशन है वो, देखो नोट करो कितना आता है समीशन। तो अगर मैं देखता हूं 2 3 4, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ दोनों डाइस को फेंक रहे हो तो कितना आएगा, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सर रैंडम है, बिल्कुल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं सर कि आप एक काम करो, दोनों डाइस को 10,000 टाइम्स बार फेंको, जब 10,000 टाइम्स बार देखो फेंको गया तो आपको एक बिल्कुल सरप्राइज रिजल्ट पता चलेगा सर। आप क्या देखोगे कि जो 7 टर्म है, जो 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 7 है, यानी कि सबसे ज्यादा बार आप देखोगे 7 आएगा। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ये जितने नंबर ऑफ टाइम्स को मैंने इसको फेंका और इसको मैं प्लॉट करूं ग्राफ पे, तो मैं देखूंगा कि बिल्कुल इस तरीके का कर्व बन रहा है, यानी कि जो 7 है सर वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ये कैसे हो रहा है सर? यानी कि एक बार मुझे फेंकने पे अगर मुझे कोई पूछ रहा है क्या आने वाला है, तो ये मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन 10,000 टाइम्स बार अगर मैं फेंक रहा हूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि दोनों का जो समीशन है सर वो 7 आने वाला है। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है क्योंकि 7 का अगर मैं यहां से देखूं तो जितने सारे नंबर का मैंने बताया यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके 2 से लेकर 12 तक आ सकता है। तो अगर मैं 7 की बात करूं, नंबर ऑफ वेज लिखे हुए हैं, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4, 6 का, इसी तरीके से अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेज देखोगे वो 7 का होगा। 7 का कितने नंबर ऑफ वेज है? टोटल 6 नंबर ऑफ वेज है।
यानी कि सबसे ज्यादा बार जो अगर मैं डाइस को फेंक रहा हूं तो सबमिशन कितना आने की पॉसिबिलिटी है 7। क्यों? क्योंकि सर 7 के आने के नंबर ऑफ वेज बहुत ज्यादा है। यानी कि एक चीज तो मुझे पता चल गया यहां से, एक चीज मुझे पता चल गया, क्या पता चला सर? कि सर जो नेचर है, जो नेचर है वो क्या कहां जाती है? नेचर जो जाता है हमेशा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जाने की कोशिश करता है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जाने की कोशिश करता है। यानी कि उस स्टेट में जाने की कोशिश करता है जो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे मैक्सिमम हो। जैसे कि हमने देखा यहां पे, अगर मैं बोल रहा हूं कि आप डाइस फेंको, डाइस का समेशन बताओ, तो आपने बोला कि 1 से लेकर 12 तक आ सकता है सर। लेकिन क्या आने वाला है मैं एक बार में नहीं बता सकता। लेकिन जब मैं नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इस चीज को किया, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया इस चीज को, तो मुझे क्या पता चला कि सबसे ज्यादा बार 7 आ रहा है। और सबसे ज्यादा बार 7 आ रहा है, क्यों आ रहा है सबसे ज्यादा बार 7? क्योंकि 7 आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ वेज बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं बोलूंगा कि जो मेरा नेचर है, जो मेरा नेचर है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जा रहा है। आ रही बात समझ में? यानी कि एक चीज हम यहां से कंक्लूड किए क्या, कि सर जो नेचर है वो हमेशा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जाता है। अब हम एक काम करेंगे, डिस्कस करेंगे कि नेचर को एंट्रोपी से कैसे रिलेट किया जाए। हमने बोला है ना कि नेचर को एंट्रोपी से कैसे रिलेटेड किया। मैंने क्या बोला था कि नेचर में कोई भी चीज है पॉसिबल, नेचर में कोई भी चीज होने वाला है, वो हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेचर को हम एंट्रोपी से रिलेट कैसे करेंगे। अब ध्यान दो, अब मैं ये बोल रहा हूं सर कि अगर मुझे जानना है कि नेचर, मुझे एक चीज पता चल गया यहां से कि नेचर जो है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जा रहा है। और ये कब पता चला? जब मैंने मॉलिक्यूल को कंसीडर किया, जब मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सेप्ट किया। और इसके बेसिस पे जो बोल्ट्जमैन थे, तो बोल्ट्जमैन ने बताया कि जो एस होता है एंट्रोपी, ध्यान से देखना, जो हमारा एंट्रोपी होता है एब्सोल्यूट एंट्रोपी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एन डब्ल्यू, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग डब्ल्यू। यानी, और अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो ये हो जाएगा के लॉग डब्ल्यू। यानी सर ये के को हम क्या बोलते हैं? के को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है नंबर ऑफ वेज, जो हमने बोला। यानी कि बोल्ट्जमैन ने बताया कि सर अगर जो नंबर जो जिस मुझे अगर मुझे कोई बोले कि नंबर ऑफ वेज जो होता है डब्ल्यू, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा एस है। यानी मुझे कभी एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालना है सर, तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग डब्ल्यू। यानी कि जो नंबर ऑफ वेज है उसके लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है हमारा क्या? एंट्रोपी। कौन सा एंट्रोपी? एब्सोल्यूट एंट्रोपी। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो नेचर फॉलो कर रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को, यानी कि डब्ल्यू, जिसमें ज्यादा डब्ल्यू होगा नेचर वही फॉलो करने वाला है। और मैं एक चीज देख रहा हूं कि जिसमें ज्यादा डब्ल्यू होगा तो उसका एंट्रोपी क्या होगा? मैक्सिमम। यानी कि नेचर में जो भी प्रोसेस हो रहा है नेचुरली, जो भी प्रोसेस नेचुरली होने वाला है, उसका एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी हमेशा मैक्सिमम होगा। आई बात समझ में? हम दोनों को कैसे रिलेट कर पाए? हमने यहां से देखा कि सर नेचर में मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, यानी नेचर उस स्टेट को फॉलो करता है जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा होता है। और प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा तो मैं यहां से देख सकता हूं कि हमारा एंट्रोपी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एंट्रोपी ज्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंट्रोपी ज्यादा होगा। यानी कि नेचर में जो भी प्रोसेस होगा उसमें, नेचर में जो भी प्रोसेस होगा उसमें एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि मैं एक चीज बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम एंट्रोपी विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब है सर कि इक्विलिब्रियम कंडीशन नेचुरली होएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन नेचुरली आएगा, और उस कंडीशन का एंट्रोपी जब निकालोगे तो मैक्सिमम होगा। ठीक है? क्योंकि जो भी नेचुरली प्रोसेस होगा, जो भी नेचुरली प्रोसेस होगा उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। और अगर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा तो सर एस की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। अगर मुझे इसको थोड़ा सा रिलेट कर पाना है, एग्जैक्ट समझना है कि कैसे ऐसा हो रहा है, तो हम इसको बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? मतलब ध्यान से समझना मेरी बात को माय डियर, कि अगर मैं बोलता हूं कि मान लो ये रूम है, ये रूम है, अब मैं बोलता हूं कि इस रूम के बाहर, इस रूम, ये पूरा रूम वैक्यूम है, ये पूरा रूम वैक्यूम है।
अब मैं बोल रहा हूं कि एक काम करता हूं कि एयर बाहर निकाल दिया, पूरा का पूरा वैक्यूम है, एयर बाहर निकाल दिया। अब मैं जैसे डोर को ओपन करता हूं तो एयर आएगी, डोर को मैं ओपन करता हूं तो एयर आएगी। और डोर को ओपन करने पे जब एयर आती है, जब डोर को ओपन करने पे जो एयर आती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा एयर जाके कोने में बैठ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर, और जनरली होता क्या चीज है कि जैसे मैंने डोर को ओपन किया, पूरा का पूरा एयर आएगा और पूरा एयर होमोजेनियसली पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और होमोजेनियसली पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि नेचुरली ये प्रोसेस हो रहा है। नेचुरली ये प्रोसेस हो रहा है कि होमोजेनियसली ये पूरा का पूरा रूम में सेट हो जा रहा है, और इसको हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नेचर जो कर रहा है, नेचर की वजह से जो प्रोसेस मिल रहा है वो इक्विलिब्रियम को रीच करेगा। नेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा वो हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच करेगा। और सर, एक तो ये कंडीशन हो सकता था कि पूरा एयर आया, कोने में बैठ गया। दूसरा कंडीशन ये हो रहा है कि एयर आया और होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं बोलूंगा सर कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि एयर आया और होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने बताया था नेचुरली हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एयर आया है और कोने में बैठ जाता, एक कंडीशन, एयर आया होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट होता, दोनों में प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ वेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन में होगी, और नंबर ऑफ वेज सबसे ज्यादा होमोजेनियस वाली कंडीशन में होगा। और अगर यहां पे होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है सर, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि log W बहुत ज्यादा होगा, और log W मैक्सिमम होगा। मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होगा वो मैक्सिमम होगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर, अगर मैं बोल रहा हूं कि डोर ओपन किया और एयर आया और एयर आकर चारों तरफ बैठ गया, इसका मतलब ये कंडीशन जो है, ये जो होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन है, ये जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ये तभी पॉसिबल हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में एंट्रोपी मैक्सिमम हो रहा है। अगर मैं ऐसा लेता कि एयर आके कोने में बैठ जाता, एक कंडीशन, एयर आकर हाफ पार्ट में बैठता, दो कंडीशन, एयर आकर इस हाफ में बैठता, थर्ड कंडीशन, एयर आकर इस टॉप साइड में बैठ जाता, फोर्थ कंडीशन, और फिफ्थ कंडीशन, एयर आके पूरे रूम में बैठ गया। तो अगर मैं पांचों कंडीशन का प्रोबेबिलिटी निकालूं, पांचों कंडीशन का नंबर ऑफ वेज निकालूं, तो सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज होगा, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, वो जो एयर चारों तरफ बैठता है उस कंडीशन में होगी माय डियर। और जब उस कंडीशन में होगी और एंट्रोपी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा उसमें होगी, इसलिए एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी उस कंडीशन का सबसे मैक्सिमम होगा। तो मैं बोलूंगा कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एंट्रोपी विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में उसका नंबर ऑफ वेज यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा।